ओके, सो स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए आपने क्या देखा कि हर सिस्टम के अंदर शुरू का कंडीशन होगा, उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन कहेंगे। जैसे कि आपको शुरू मैंने बताया था कि वॉल्यूम V1 इसमें इनिशियल कंडीशन पे जब आ जाएगा तो उसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, इनिशियल स्टेट भी आप उसको कह सकते हो। इनिशियल स्टेट में आप उसको नाम देंगे कि भाई चलो ये V1 हो गया। अच्छा, बाद में अगर आपने देखा कुछ देर के बाद वो जो ढक्कन है, पिस्टन है, वो ऊपर चला गया, इसका वॉल्यूम जो है वो यहां से लेकर यहां तक आया, तो इस केस में वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। दिस इज विच स्टेट? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन को हम लोग V2 लिखेंगे, V1 V2। अब चेंज इन सिस्टम को कैसे लिखना है? चेंज इन द सिस्टम, ये बहुत लाजमी है। चेंज इन द सिस्टम को लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा इस तरह रखेंगे। फाइनल आपका क्या था? V2। इनिशियल आपका क्या था? V1। तो इन दोनों को अगर आप लिखोगे इससे बनेगा चेंज, और चेंज को हम लोग डेल्टा से लिख लेते हैं, डेल्टा V। बस ये मैंने आपको आज दिखाना था कि डेल्टा V का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम V2 फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमेशा ऐसा लिखा करेंगे। सो अब इसी चीज को जो मैंने आपको अभी बताया है, अब आप नेक्स्ट में आपसे मैं वो सुनना चाहता हूं कि आपको ये समझ आ रहा है स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि यहां से फॉर टेम्परेचर, अब जिस तरह वॉल्यूम के लिए स्टेट है, कंडीशन है, शुरू वाला कंडीशन, बाद वाला कंडीशन, तो टेम्परेचर के लिए भी है। सपोज यहां पर ये कंटेनर है, इसका शुरू वाला टेम्परेचर जो है, सपोज करते हैं वो 50 केल्विन है। सपोज जस्ट जस्ट मैं आपको सपोज 50 केल्विन है, तो इसको आप क्या नाम दोगे? इनिशियल कंडीशन इसको नाम दो। क्योंकि आप सिस्टम को पढ़ रहे हैं, सिस्टम के अंदर ये उसका कौन सा कंडीशन है? ये उसका इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन को हम लोग क्या एक और क्या नाम दे सकते हैं? इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं। तो स्टेट को, टॉपिक ही हमारा चल रहा है स्टेट, तो स्टेट क्या है? कंडीशन ऑफ सिस्टम। इनिशियल स्टेट टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? T1। वन अपने से लिखा T1 चूंकि शुरू में है। अच्छा, बाद में आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेट सपोज कुछ भी हो गया, वो 100 हो गया, 100 केल्विन हो गया, सपोज कर दीजिए, बाद में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा? फाइनल कंडीशन आ जाएगा। दिस इज फाइनल कंडीशन। चाहिए यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन। दिस इज आवर फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन को आप लोग क्या नाम देते हैं? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में हम उसको क्या नाम देंगे? T2। अब आ गया। चेंज इन टेम्परेचर को कैसे लिखा जाता है? डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप कैसे लिखोगे? डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। अच्छा, गलती हमारे स्टूडेंट कब कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने गलती से T1 माइनस T2 लिखा ना, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, ये कुछ लोग अभी म्यूट कर रहे हैं और साथ साथ में बता भी रहे हैं, हमें भी सुना रहे हैं कि म्यूट हो गया है। अब ये आप लोग खामोशी इख्तियार कर ले, ठीक है? तो बहरहाल थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। स्क्रीन अच्छा हुआ है माशाल्लाह, अब मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा है, स्क्रीन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अच्छा, आप लोग ना थोड़ा सा टाइम ले ले, और ये जो प्रेशर है ये आप लोग जरा करके दिखाओ जल्दी जल्दी से। प्रेशर के लिए आपके पास क्या है? ये सिस्टम है, शुरू में जल्दी से करते जाओ, मेरे साथ करते जाओ आप लोग। चलिए शुरू में इसका जो भी प्रेशर है,
उसको मैं क्या लिख दूं, इनिशियल कंडीशन, बाद में, अच्छा इसी का नाम इनिशियल कंडीशन के साथ क्या होगा, इनिशियल स्टेट, और क्या लिखूंगा इसका, P1। इसी तरह यहां से आप करते जाओगे ना, टाइम लगेगा। अगर आपको यहां से करते जाओगे तो फाइनल स्टेट क्या आएगा, P2 आएगा। चेंज इन प्रेशर को कैसे लिखाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P2, खुद लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आइए आप लोगों ने खुद लिखना है। चले जी, सो फाइनली मैंने आप लोगों को स्टेट पढ़ाया। क्या पढ़ाया, स्टेट कंडीशन। कंडीशन हर सिस्टम का अपना अपना कंडीशन होता है, शुरू वाला कंडीशन, बाद वाला, शुरू वाला, बाद वाला, शुरू वाला, बाद वाला, हो गया। चलिए अब आते हैं स्टेट फंक्शन की तरफ। ये बिल्कुल वही चीज है अभी आपने पढ़ा, बस वही चीज है आपके खोपड़ी में, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने जा रहा हूं। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसकी कोई, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई वैल्यूज होती है शुरू वाले कंडीशन के लिए और फाइनल कंडीशन के लिए। माशाल्लाह से आपको तो पता है कि शुरू वाला कंडीशन क्या है, फाइनल वाला कंडीशन क्या है। तो वो प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की जिसकी मदद से हमें कुछ वैल्यूज मिल जाए, किसके लिए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए। सादा अल्फाज में अगर मैं वॉल्यूम उठाऊं, सादा मतलब टेम्परेचर उठाऊं, टेम्परेचर, टेम्परेचर का इनिशियल कंडीशन है कि नहीं है, हाँ है बिल्कुल। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। और टेम्परेचर का फाइनल कंडीशन है कि नहीं है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, T2 लिख सकते हैं। सपोज करते हैं T1 जो था वो 50 केल्विन था, T2 जो है ये 100 केल्विन है। तो ये कुछ खास वैल्यूज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेट, डेफिनेट वैल्यूज। तो बस स्टूडेंट को जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था वो समझ नहीं आता, बाद जरा डेफिनेशन आप लोग पढ़ लिखा करते, किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो वैल्यूज रखते, कुछ खास वैल्यूज रखते, किस किस चीज के लिए, इनिशियल हालत के लिए वैल्यू रखता हो, फाइनल हालत के लिए। जैसे कि टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू के लिए भी वैल्यूज हैं, 50 केल्विन, 100 केल्विन, वैल्यूज आ गई ना। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इसका T1 T2 हम लोग लिख सकते हैं, तो स्टेट फंक्शन है। इसी तरह प्रेशर, प्रेशर भी एक स्टेट फंक्शन है। वजह क्यों, क्योंकि इसकी भी इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज है और फाइनल कंडीशन की वैल्यूज है। तो प्रेशर को अगर आप P1 लिखेंगे और P2 लिखेंगे, दोनों का चेंज क्या आएगा, डेल्टा P आएगा। चेंज तो जाएगा, डेल्टा P आएगा। इसी तरह इंटरनल एनर्जी, अभी तक आपको आपने पढ़ा नहीं है, बट डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इंटरनल एनर्जी आपको मैं समझा दूंगा, नो इशू, नो प्रॉब्लम। यही तो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक इंटरनल एनर्जी। शुरू में जो होगी E1, बाद में जो होगी E2, और चेंज अगर आप लोगे तो उसका नाम क्या है, डेल्टा E। इंथैल्पी, इंथैल्पी अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है, डोंट वरी। इंथैल्पी को हम लोग H से शो करते हैं, शुरू में जो होगा H, बाद में जो होगा H2, और चेंज होगा डेल्टा H। सो दैट इज व्हाट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बहुत आसान है, ये जो आपने वॉल्यूम पढ़ा था ना, कोई दूसरा रॉकेट साइंस नहीं है। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर जो आपने बार बार पिछले 4 साल से आप पढ़ रहे हैं, वही चीजें जो है ना स्टेट फंक्शन है। क्यों स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यूज होती है, किस चीज के लिए, इनिशियल कंडीशन के लिए और फाइनल कंडीशन के लिए इसकी कुछ वैल्यूज होती है। एक बात आप सब लोग याद रखिएगा, आगे एक कंफ्यूजन आ रहा है हीट का और इंथैल्पी का। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा टारगेट होगा अगर आप लोगों ने वो चीजें मुझसे सीख ली कि हीट और इंथैल्पी में क्या क्या फर्क है। तो बहरहाल वो बाद में खत्म कर देंगे। आज आपने ये 5 नाम याद रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। ये 5 चीजें क्या है,
ये स्टेट फंक्शन है। बाकी हीट बजाते खुद स्टेट फंक्शन नहीं है, ये मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट में। हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट इज नॉट स्टेट फंक्शन। अगर आप पूछोगे वाई सर जी वाई, तो इसका जवाब आने वाला है। एक तो मेरा गला मुझे मेरा साथ नहीं देता कि मैं थोड़ा बोलता जाऊं तो दर्द करना शुरू कर लेते हैं। सो इसके लिए मुझे मुसलसल गर्म लिक्विड का बंदोबस्त करना पड़ता है ताकि गला जो है वो मुझे साथ दे। और पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। चले आ जाए, इंटरनल एनर्जी हमारे पास फाइनल आ गया। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? पहले आप लोग देखो ये क्या वाला है। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है। जी जी थैंक यू, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। यस थैंक यू, याद दिलाने का शुक्रिया। पहले आप ये देख ले कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम इस तरह मूव करे, इस तरफ मूव करे, इस तरफ मूव करे, तो ये सब के सब क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल वेपर क्या है? अगर कोई मॉलिक्यूल, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल घूमे इस तरह से, लाइक दिस, तो ये कौन सा मोशन है? ये रोटेशनल मोशन है। और अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह हो कि आगे जाए, पीछे आए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, या बिल्कुल इस तरह से, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल। लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। ये तीन तरह के मोशन है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। याद रखिएगा, ये तीन के तीन जो मोशन है, मोशंस, इन तीन के तीन मोशन से एक किस्म की एनर्जी बन जाती है। उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। कल भी मैंने आपको बताया था, कोई चीज मूवमेंट में है तो उसके साथ है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरा, कोई कंपाउंड आपने लिया, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर कहीं कहीं पर एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कहीं पर आयोनिक बॉन्ड है, तो कहीं पर वैंडर वाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्सेस। ये बहुत आपने नाम सुना होगा, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस वगैरह वगैरह। ये जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्होंने एटमों को आपस में जुड़ के रखा हुआ है, इनसे भी एक एनर्जी हमें मिल जाती है। यानी ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, चाहे जो भी बॉन्ड बॉन्ड हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस दरअसल बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस से हमें जो एनर्जी मिल जाती है, जो एनर्जी बन जाती है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी।
कीप इन माइंड। अब आपके सामने मैं एक सिस्टम रखने जा रहा हूं, सिस्टम। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए अभी ये मसला नहीं होगा यार, ये सिस्टम कोई सिलेंडर है, कोई प्याला है यार, इस वक्त ये गर्म लिक्विड जो इस प्याले के अंदर पड़ा हुआ ये भी सिस्टम है। अगर आप लोग इसको इस वक्त स्टडी करें तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, मटेरियल्स है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, और इसके अंदर बॉन्ड्स भी है। तो इससे हम लोग एक अंदाजा कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, और इसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो अगर आप अरबों के मॉलिक्यूल्स हैं, अरबों के पार्टिकल्स, अगर आप उन सब का एनर्जी को जमा करोगे, आपस में प्लस करोगे सबको, यानी टोटल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ energies of a system is called internal energy. It's called internal. ये रहा इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन खत्म। दोबारा सुन ले, किसी सिस्टम के अंदर जितने काइनेटिक एनर्जीज है, जितने मॉलिक्यूल्स है, उन सब का काइनेटिक एनर्जी, चाहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, फलाना काइनेटिक एनर्जी, तमाम के तमाम काइनेटिक एनर्जीज को अगर आप प्लस करोगे, और फिर तमाम के तमाम पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप प्लस करोगे सबको, तो वो टोटल एनर्जी जो है ना, वो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है। अब मैं आपको एक छोटा मिसाल बताता हूं, जस्ट आपकी दिलचस्पी के लिए। ये देखें, इधर कोई पेज होगा खाली। यस, सपोज करते हैं ये सिस्टम है, इसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 है, इसके अंदर वाइब्रेशनल ये, अच्छा मैं अपने से जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 है। इस तरह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिर 5 है। इसी तरह से वंडरवाल फोर्सेस जो है वो फिर 10 है। आयनिक बॉन्ड जो है वो भी 5 है। मगर इस तरह चलते चलते जाओ। आप अगर आपसे कोई पूछे कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो अब सब प्लस कर दो। 5, 10, 5, 20, 30, 35। तो 35 जोल समझो, किलो जोल समझो, जैसा भी है, ये आ जाएगा आपका क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब मजे की बात, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मालूम करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्यों ऐसा है, क्यों ये नामुमकिन है? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि हमें, ऐसा कोई तरीकाकार है ही नहीं कि हमें किसी सिस्टम के अंदर लेके जाए और वहां पर सारे बॉन्ड्स का अंदाजा हो जाए, सारे फोर्सेस का अंदाजा हो जाए। मतलब ये बहुत मुश्किल होगा कि तमाम के तमाम एनर्जीज को फाइंड किया जा सके। लेकिन एक चीज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी को काउंट नहीं किया जा सकता, यानी आप ये तो फाइंड नहीं कर सकते हैं कि E1 क्या है, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। आप E2 नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पता है आप कर सकते हैं, कैन, वो क्या, डेल्टा E। आप किसी सिस्टम का डेल्टा E फाइंड कर सकते हैं, बट E जो जस्ट सिंपल जो इंटरनल एनर्जी है वो आप फाइंड नहीं कर सकते।
उसकी वजह ये है, ठीक है। तो डेल्टा ई का अपना एक तरीकाकार है, वो फार्मूलाज है, फार्मूला की मदद से मालूम किया जा सकता है डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बट वो कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा ई इज अ स्टेट फंक्शन। एक तो ये याद रखिएगा। जिस तरह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन था, क्या मतलब है स्टेट फंक्शन का? भाई उनका उसका इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए वैल्यूज बन सकते थे। आज डेल्टा ई खुद एक स्टेट फंक्शन है। क्या है? ये खुद एक स्टेट फंक्शन है, यानी इसका भी इनिशियल हालत के लिए वैल्यूज बन सकती है। आप यानी E1 आप कर सकते हो E1, और इसका E2 की भी वैल्यू, वो अलग बात है, हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन है तो सुबह। अब लिखा क्या हुआ है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इम्पॉसिबल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप नहीं कर सकते हो। अलबत्ता आप डेल्टा ई को मेजर कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग अपने साथ लिख सकते हैं। वैसे भी ये मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मुझे मुझे 100% यकीन हो गया होगा, सबके सबका हो गया होगा। 99% स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। आगे पेज पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से मेंटली तैयार हो कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज है। क्योंकि जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे, अगर आपको ये चीज आपके जहन में नहीं है, या स्टेट फंक्शन आपके जहन में नहीं है, या स्टेट जहन में नहीं है, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए पेमेंट साहब। ओके, एनर्जी ट्रांसफर टू आर फ्रॉम अ सिस्टम। एनर्जी पिछले 3 दिन से हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, एनर्जी 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 एनर्जी, बहुत बड़ा मामला है। आज हम आपको ये बताएंगे कि एनर्जी को एक सिस्टम के अंदर कैसे लेके जाना है, या एक सिस्टम से बाहर कैसे लेके जाना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक सिस्टम हो, दिस इज अ सिस्टम, और हम इसके अंदर क्या लेके जाएं? एनर्जी। एक सिस्टम के अंदर एनर्जी लेके जाना, या सिस्टम से एनर्जी बाहर लेके आना। सो ये बात सवाल है, सिंपल सवाल है। तो कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि जिसकी मदद से एनर्जी सिस्टम के अंदर जाना है? जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल है। देर आर टू वेज, देर आर टू वेज। देर आर टू वेज फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, हीट। नंबर 2, वर्क। ये 2 चीजें हैं। आप किसी सिस्टम के अंदर या बाहर आप एनर्जी लेके जस्ट दबा ला सकते हैं। पहले हीट पढ़ते हैं, हीट। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे इसने बड़ा परेशान किया था। जब मैंने इसलिए परेशान किया था कि यार प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, जब इस बेचारे हीट की बारी आ जाती है तो क्या हो गया इसको कि ये स्टेट फंक्शन नहीं है। हालांकि मेरे जहन में ये था कि अगर एक सिस्टम है, शुरू में उसके अंदर जो हीट होगा उसको मैं H1 लिखूंगा, और कुछ देर के बाद उसके अंदर जो हीट होगा, हीट चेंज हो गया, उसको H2 लिखेंगे। ऐसा मुझे मुझे ऐसा लग रहा था। बाद में जब हीट का डेफिनेशन हमने सीखा तब अंदर हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक है। हीट
एक स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आप इस बात को याद रखें। मैंने पिछले पेज भी लिखा था, हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, यानी ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, वो तो वॉल्यूम है, वो तो प्रेशर है, वो तो टेम्परेचर है, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यूज है, इसका नहीं है। तो मैं कह रहा यार ये कैसे हो सकता है? डेफिनेशन बड़ा जंजाली है, जंजाली नहीं है, बहुत प्यारा है, बहुत मजा आएगा। आइए, हीट है क्या चीज? जब तक आपको हीट का अंदाजा नहीं होगा तो ये कंफ्यूजन आपके जहन में रहेगा। अब चलिए बताता हूँ मैं आपको। जरा थोड़ा बड़ा कंटेनर लिख लेता हूँ। क्या हो गया? ओके, हीट है क्या चीज? हीट वो एनर्जी है जो आपके सिस्टम के अंदर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। कैसे? अब देखो, सपोज करते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, बाहर आप खड़े हैं यहाँ पर, चलो मैं आपका डायग्राम लेता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो जाए। बाहर जो है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्मी है, सिबी है या खारान है इस साइड का, या पंजाब का कोई साइड, उधर बहुत सख्त गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो 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 टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि हीट जो है, एनर्जी जो है, अब एनर्जी जो है वो क्या करेगी, वो टेम्परेचर वाले इलाके से ज्यादा टेम्परेचर वाले इलाके से आ जाएगी किस तरफ, कम टेम्परेचर वाले इलाके की तरफ। ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक आया। वजह क्या है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 50 है और अंदर 30 है, तो डिफरेंस है, इसीलिए एनर्जी एनर्जी बाहर से अंदर आई। क्या आ गई? ENERGY। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक चल रहा था कि एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपने देखा कि बाहर का टेम्परेचर 50 है, अंदर का टेम्परेचर 30 है, डिफरेंस है, तो हीट की शक्ल में एनर्जी आ रही है, लेकिन वो किसकी शक्ल में आ रही है? हीट की शक्ल में आ रही है। तो अब देखो, सिस्टम के अंदर आपने नहीं जाना है, सिस्टम के अंदर आपने नहीं देखना है, आपने बाउंड्री पर आपने देखा ना। देखो, ये सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, बाहर क्या है? सराउंडिंग। बाहर आपका सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो बाउंड्री है, चलो सपोज करते ये वाली बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। अब वो एनर्जी जो इस बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ सिस्टम के अंदर आएगा, इसको हीट बोलते हैं। तो वो भी यानी कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, फिर जो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ आ जाए, उसका नाम हीट है। तो आप सिस्टम के अंदर जो हीट है वो आप देख ही नहीं सकते हैं। सिस्टम के अंदर जो अपना हीट है, उसको आप टेम्परेचर का नाम देंगे, उसको आप इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे, उसको आप एंथैल्पी का नाम देंगे, बट जो हीट है, हीट क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ जाए या सिस्टम से बाहर चला जाए, इसको बोलते हैं एनर्जी।
एक रिक्वेस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो इस वक्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत टाइम लेट हो गया है, 30-40 मिनट गुजर गए हैं, अब आने की जरूरत नहीं है, तो मैं बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद है वो शुरू के 3 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को इन कर दे, ठीक है, बाद में जो है नहीं कर रहा। और वैसे भी मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये वाली चीजें आपको वेबसाइट पे भी रख दूंगा, वेबसाइट पर आप लोग देख पाओगे, नो इशू एट ऑल। बट लाइव होने के लिए शुरू शुरू में, जैसे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है शुरू में आ गए, उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन कर दिया, सब मुझे देख रहे हैं माशाल्लाह से। अब ये कुछ मलक है, कुछ खानजादे हैं, पता नहीं क्या करूं। तो वो लोग जो है ना वो अभी आके रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैं आ जाऊं सर जी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, दरवाजा बंद, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये तो सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है। क्या आपको पता है कि अगर सिस्टम से हीट बाहर आ जाए फिर क्या करना पड़ेगा? यहां से अगर हम सिस्टम को हीट को बाहर ला जाए, आप एक काम कर ले, आप सिस्टम के टेम्परेचर को ज्यादा कर दो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कर दो, यानी ज्यादा कर दो, और इसको कम कर दो, बाहर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। तो अब जो जो एनर्जी होगी वो सिस्टम से इन्वायरमेंट में, सो बहरहाल चाहे एनर्जी सिस्टम के अंदर आ रहा है या सिस्टम से बाहर जा रहा है, वो बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ, तो जो बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ एनर्जी आएगा उसका नाम है हीट। इसके लिए 1 2 कहां से लाऊं यार, सोचो तो सही। जो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, वो भी T1 और T2 की उसके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, उसके लिए आप 1 2 नहीं लिख सकते, ना लिखा जा सकता है। सो इसीलिए हीट इज